साथियों नमस्कार। भारत की भूमि वीर प्रसूता है, जिसने हमारे देश में एक से बढ़कर एक नेताओं को जन्म दिया, एक से एक योद्धाओं को जन्म दिया। यही वो भारत भूमि है जहाँ राम और कृष्ण भी घुटने के बल चले शायद। लेकिन बाएं हाथ से लिखी हुई इतिहास में शायद इस नेता को उतना इज्जत सम्मान नहीं मिल पाया जितना कि इन्हें मिलना चाहिए। बजाय इनके इतिहासकारों ने अपनी स्याही मध्यकालीन बर्बरतापूर्वक निर्ममता पूर्वक शासन करने वाले को जितना इज्जत अपने कलम से इन्होंने दिया। जी हाँ, आज 23 जनवरी है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। आज मैं उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ चंद चुनिंदा घटनाओं को आपसे शेयर करना चाहूँगा। बाल्यकाल और युवा काल, दो भागों में ये पूरा स्टोरी होगा। जहाँ तक नेताजी का सवाल है, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ और इनके माताजी का नाम प्रभावती देवी था। जानकीनाथ एक मशहूर बैरिस्टर थे, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। सुभाष चंद्र बोस बाल्यकाल से ही इनमें नेतृत्व की क्षमता थी, इनमें नियंत्रणकर्ता की क्षमता थी, इनमें चीज़ों को बनाने के एक निर्माता की क्षमता थी। बात उन दिनों की जब ये छात्र जीवन में थे और छात्र राजनीति में सक्रिय थे। एक प्रोफेसर ओटंग हुआ करते थे, जो बात में इंडियन को मारना और ब्लैक इंडियन डॉग इस तरह के तमाम व्यंग्यपूर्वक बातों से बच्चों को प्रताड़ित करते थे, पीड़ित करते थे और उन्हें नाना प्रकार से सजाएं दिया करते थे। जब सुभाष चंद्र बोस को ये पता चला और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो इसकी शिकायत उन्होंने प्रिंसिपल से किया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि उनका ये अधिकार क्षेत्र और वो ये कर सकते हैं। कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात। सुभाष चंद्र बोस के लिए ये भारत भूमि केवल मातृभूमि नहीं थी, मातृभूमि थी। इन्होंने प्रोफेसर ओटंग से भी कहा कि अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। प्रोफेसर ओटंग ने इस बात को नज़रअंदाज किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका जवाब अंदाज से दिया और उनकी पिटाई कर दी और स्कूल में स्ट्राइक करवा दिया। घटना बड़ी थी, लेकिन महामानव के लिए घटना छोटी थी, एक शुरुआत थी। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। और जल्दी इस बात का पता अखबार वालों को चला। उन्होंने प्रमुखता से इस चीज़ को अपना पेपर का हेडलाइन बनाया और दावानल की तरह बात पूरे शहर में फैल गई। सुभाष चंद्र बोस को रस्टिकेट किया गया। मैं इस रस्टिकेट को थोड़ा परिमार्जित और थोड़ा संशोधित भाषा में कहना चाहूँगा कि स्कूल में मिलने वाला या उनके प्रारंभिक अवस्था में उनके भावी नेतृत्व की व्यवस्था का पहला प्राइज़ था। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो न्याय उचित था उन्होंने अपने मातृभूमि और अपने साथियों के आत्मसम्मान के लिए उन्होंने किया। समय बीतता गया। जानकीनाथ जो उनके पिताजी थे बैरिस्टर थे, जो खुद को बहुत व्यवहारिक और सामाजिक समझते थे। उन्हें ये लगा कि अगर सुभाष इसी तरह के सामाजिक कार्यों में इसकी संलिप्तता रही अच्छा है, लेकिन इससे जीविकोपार्जन और या एक मानक जिंदगी का सपना दिवा स्वप्न बन के रह जाएगा। एक बार कुछ इसी तरह की चीज़ों में हुआ। पश्चिम बंगाल में संक्रामक रोग फैले थे। सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे गए, लोगों की हेल्प किया और सब तरीके से उन्होंने उन लोगों के बीच में रह के उनके दुख दर्द को बांटा। जानकीनाथ सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और एक मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने उनके ईगो को हर्ट किया कि शायद वो कुछ कर पाए। उन्होंने कहा कि सुभाष, शायद तुम कुछ काम नहीं कर पाते हो, इसलिए सामाजिक कार्यों का बहाना उल्हाना लेकर
तुम चीज़ों को डाइवर्ट करना चाहते हो। तुम्हारे में तो टैलेंट है ही नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर तुम्हारे में कुछ टैलेंट है तो कुछ करके दिखाओ। क्यों नहीं आईसीएस की तैयारी करते हो? शायद अंधे के हाथ में बटेर लग जाए। सुभाष चंद्र बोस का आत्मसम्मान तिलमिला चुका था। वह लंदन के लिए रवाना हुए। उस समय नॉर्मली एक आईसीएस की तैयारी के लिए 4 वर्ष लगते थे। इन्होंने 4 मंथ में ही आईसीएस को उत्तीर्ण किया। उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि ये चौथे नंबर के रैंक होल्डर थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मन में ये आया, देश लूट रहा है, जिसके हाथ में मैं काम करूं उसके साथ में, ये उनके लिए गवारा नहीं था। और उन्होंने 1921 में आईसीएस के पोस्ट से, जो उस समय के हर युवा जीभ लपलपाते हुए इस पोस्ट को देखते थे, ये एक ऐसा पोस्ट था जो एक मतलब कह सकते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ने के जैसा था। जब इन्होंने त्यागपत्र दिया तो यह बात फिर दावानल की तरह सारी जगह फैल गई। और जब ये लंदन से भारत आने वाले तो हजारों लोगों ने इनकी आगवानी में नारे लगाए और इनको देखने के लिए हजारों की भीड़ थी। समय बीता, सुभाष चंद्र बोस फिर सामाजिक कार्यों में लग गए, देश की स्वतंत्रता के लिए लग गए। लेकिन शायद उन्हें ये लगा कि मेरे जो तरीके हैं उस समय तत्कालीन समकालीन व्यवस्था में जो गांधी जी और नेहरू जी के तौर तरीके उनसे एकदम भिन्न हैं। गांधी जी का कहना था, जितने भी कर लो सितम हंस हंस के सहेंगे हम। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का था, आज न छोड़ेंगे बस। तो वह नरम दल के थे और सुभाष चंद्र बोस गरम दल के थे। दोनों में वैचारिक मतभेद तो काफ़ी था, लेकिन मनभेद नहीं था, क्योंकि दोनों नेताओं का ऑब्जेक्टिव क्लियर था। वो देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे, देश को आज़ाद देखना चाहते थे। लेकिन मतभेद इतना गहराया कि एक बार गांधी जी ने कहा कि हम डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं। सीधे से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खारिज किया कि डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ऐसा ना हो कि हम केवल पालन करने वाले हो जाओ और नीति नियंता हमारे अंग्रेज रहें। इस तरीके से तो ठीक नहीं होगा। ये हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं, हमको पूरी आज़ादी चाहिए। बात उन दिनों के हैं, गांधी जी जब राष्ट्रपिता थे और गांधी जी की लोकप्रियता अपने चरम पे थी। 1939 में कांग्रेस पद के अध्यक्ष का चुनाव होना था। गांधी जी ने एक सीता रमैया नाम के कैंडिडेट को खड़ा किया और उन्होंने कहा कि सीता रमैया अगर जीतता है तो ये मेरी जीत होगी और सीता रमैया हारता है तो ये मेरी हार होगी। चुनाव होता है, रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला था। सीता रमैया 1375 सीट पाए और सुभाष चंद्र बोस 1580 सीट पाए। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसकी लोकप्रियता चरम पे थी और किसकी लोकप्रियता आकाश छू रहा था। लेकिन निजी तौर से सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बहुत इज्जत किया करते थे और उन्होंने जाके उनके पैर पे अपना रेजिग्नेशन रख दिया। बोला, बापू मुझे इस पद की कोई लालसा नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि देश आज़ाद रहे। समय बीतता गया। 1939 में उन्हें यह लगा कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो अंग्रेज यहाँ पे राज कर रहे थे। वो चाहते थे कि अगर हम बाहर से कुछ सेना लेते हैं और फिर देश को आज़ाद करें तो शायद देश आज़ाद हो सकता है। लेकिन गांधी जी का मानना था कि 1939 में उन्होंने ये कहा कि अभी अंग्रेज युद्ध लड़ रहे हैं, वो परेशान है, हमें उन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझना बुद्ध, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने मौत समा मरने का डर, खौफ खिसे कहाँ, रे तलवार तुझको झुकना पड़ेगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ से रवाना हुए और
वहाँ से रवाना होकर वो सीधे जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में हिटलर से उन्हें मिलना था। उस समय एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, दिलचस्प फैक्ट था कि हिटलर जान के डर के कारण खुद सामने नहीं आता था, तो उसके हमशक्ल आते थे। सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए थे, उसका एक हमशक्ल आया, हाँ सुभाष आप बताएं, आप इंडिया से आए हैं। सुभाष चंद्र बोस एज इट इज़ अपने चेयर पे बैठे थे। उन्होंने कोई मनोभाव, उनका कोई परिवर्तन या किसी तरह का कोई वेलकम हिटलर को नहीं देना चाहते थे। तो एक हिटलर चला गया, फिर दूसरा हिटलर आया, फिर उसी तरीके से मैं एडोल्फ हिटलर, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। फिर सुभाष चंद्र बोस एज इट इज़ जड़वत बैठे रहे। तो हिटलर देख रहा था ये सारा चीज़, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये हिंदुस्तानी तो बहुत बुद्धिमान है। फिर वह खुद पहुंचता है और बोलता मैं एडोल्फ हिटलर, हाँ आप इंडिया से आए हैं, आप बताइए क्या काम है। तो सुभाष चंद्र बोस उठते हैं और अपना हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ हिटलर को कि आप कैसे जान सकते हैं कि मैं सही में हिटलर हूँ। मतलब साहब इसके पहले जो दो हिटलर आए, मैं एक पराधीन राष्ट्र का नेता हूँ और आप विश्व के सृजेता हैं, तो उनका जो गर्विला चेहरा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो आते ही मेरा हाथ बढ़ा देते थे। तो मैं समझ में आया कि ये एडोल्फ हिटलर नहीं है। एडोल्फ हिटलर बहुत प्रभावित हुआ। कहते हैं ना किसी को जीतना है तो पराजित नहीं, प्रभावित करके जीतना चाहिए। और एडोल्फ हिटलर बहुत प्रभावित हुए और उनके कहने पे 4000 इंडियन सैनिकों को उन्होंने छोड़ा जो अंग्रेज़ों से उन्होंने बंदी बनाया था। हिटलर ने उनकी मदद की और एक पनडुब्बी दिया जो 90 दिन तक चलता रहा और 90 दिन के बाद टापू पे पहुंचा। वो टापू जो जापान के कब्जे में था, वहाँ से फिर वो टोक्यो गए। टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने ये कहा हम लोग एशिया में रहते हैं तो एशिया एशियन का होना चाहिए, गोरों का नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आप भी बुद्ध को मानते हैं और हम भी बुद्ध को मानते हैं, तो हम दोनों के भगवान एक हैं, तो हम लोग एक हैं, फिर गोरे क्या कर रहे हैं। इससे जापान के पीएम काफ़ी प्रभावित और काफ़ी खुश हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि सुभाष चंद्र बोस की मदद की जाएगी। समय बीता और आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, जो पहले से ही था, जिनको बनाने का राय मनमोहन सिंह ने दिया था। और इसके जो देख रेख करने वाले थे वो जो है थे रास बिहारी बोस, जिनकी उम्र 70 साल थी, उम्र काफ़ी हो चुकी थी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने ये चार्ज अपने हाथ में लिया और बन बैठे आज़ाद हिंद फौज के हेड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने ये समझा कि अगर हमें अंग्रेज़ों को भगाना है, जैसा कि वो जानते थे कि वर्ल्ड वार हो चुका है, वहाँ उसमें दो पावर है, एक्सेस पावर, एलिट पावर। एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली एंड जापान, और एलिट पावर में इंग्लैंड, पोलैंड, फ्रांस, यूएसएसआर। तो ये इन्होंने एक्सेस पावर का सहायता लिया और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेज़ों को इन्होंने परेशान करना शुरू किया और अंदर ही अंदर रिवॉल्यूशन, एक अंग्रेज़ों के बीच में असंतोष का माहौल क्रिएट किया। उस समय अंग्रेजी पुलिस यहाँ पे 40,000 थी और हमारे इंडियन पुलिस 25 लाख थे। वर्ल्ड वार हो चुका था, अंग्रेज़ काफ़ी थके हुए थे। वो जानते थे कि अगर इनसे मुकाबला करना है तो हमें अपने इंग्लैंड से पुलिस बुलाना होगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो टूट चुके थे। 40,000 इनकी सिपाही और हमारी 25 लाख। तो उन्होंने ये देखा कि 25 लाख सिपाही है और ये मेरा ही लेते हैं और मुझे ही ये जो है डराते धमकाते हैं, तो 25 लाख में से ये थोड़ा सा डीकमीशन करने लगे, छुट्टी करते गए। तो जो बाहर जाते थे सिपाही और जो अंदर रहते, दोनों रिवोल्ट करना स्टार्ट किए, दोनों रिवोल्ट। तो अंग्रेज़ों का रहना लगभग मुश्किल हो गया था, एकदम नामुमकिन हो गया था। क्लीमेंट एटली जो 1945 से 1951 तक
इंग्लैंड के पीएम रहे। जब वो भारत में 1956 में आए तो उन्होंने एक पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने बताया, पत्रकार ने ये पूछा कि 1942 का जो मूवमेंट था वो शिथिल पड़ चुका था, कम पड़ चुका था, आप चाहते तो और समय तक हिंदुस्तान पर राज कर सकते थे, आपने हिंदुस्तान को छोड़ा क्यों? तो उसने बोला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आर्मी आज़ाद हिंद फौज से हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे और हमारा वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अंदर बाहर सब जगह रिवोल्ट हो रहा था और हम लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। इसलिए 1947 में मैंने अपने सिग्नेचर से देश को छोड़ दिया। फिर पत्रकार ने कौतूहलवश पूछा कि पंडित नेहरू और गांधी जी का क्या योगदान था? उसने कहा मिनिमल यानी बहुत कम। बहरहाल 1945 में एक रहस्यमयी दुर्घटना या फिर कहें कि एक रहस्य ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने आगोश में ले लिया। समय समय पर तमाम तरीके के आयोग बने, मुखर्जी कमीशन, खोसला कमीशन, विष्णु सहाय कमीशन जिसने गुमनामी बना, शाहनवाज कमीशन, लेकिन रिजल्ट धाक के पात्र हैं। बहरहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत हुआ या वो हमारे बीच में नहीं रहे, अगर देहांत हुआ तो देह का अंत हुआ, लेकिन विचारे उनके एज इट इज़ अभी भी हमारे बीच में है। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। जैसे नारा उनके आंदोलन का आधार हुआ करता था और वो मानते थे, जोदी तुम्हार डाक शिन्नो कोई ना आशे तो भी एकला चलो रे। मतलब आपके बुलाने पर अगर कोई नहीं आता है तो एकला चलो। ये था सुभाष चंद्र बोस की कहानी क्या, मैं उनसे जुड़ी हुई चंद चुनिंदा घटनाएं। शायद कम समय में इतना ही हो सकता था, लेकिन बाएं हाथ से लिखी हुई इतिहास ने शायद उन्होंने वांछित उनको इज्जत और मुकम्मल स्थान इतिहास ने नहीं दिया। धन्यवाद।